तो हरे कृष्ण टू एवरीवन। आज मैं बारबी और ओपेनहाइमर को लेकर बहुत कंफ्यूज था, लेकिन गया कौन सी, वही जो मन को भाया, वही जो दिल को भाया, यानी कि ओपेनहाइमर। तो आज जब ओपेनहाइमर देखने गया तो उसकी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर गया और कितनी एक्सपेक्टेशंस मेरी फिल हुई, मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंसिनाटी। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत ही होती है एलिगेशन से। ओपेनहाइमर पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो देशद्रोही हैं। उन्होंने ये जो परमाणु बम बनाया था उसका सीक्रेट्स रशिया के साथ शेयर किया है, उसके बनाने की जो प्रक्रिया है वो रशिया के साथ शेयर की है, जिससे रशिया भी परमाणु बम बना ले। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये तुमको मूवी में देखना है, क्योंकि मैं स्पॉइलर देने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन, जिनका मैं फैन हूँ, उनकी मूवी देखने के बाद आज पता चला कि उसे क्रिस्टोफर नोलन क्यों कहते हैं, उसे अलग सोचने वाला क्यों कहते हैं। उन्होंने इस मूवी के लिए कोई CGI VFX का यूज नहीं किया है, जो है वो है और वही उसी तरह से प्रस्तुत कर दिया गया है, एकदम कैमरा से फिल्मा पर आपके सामने उसे एडिट करके। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने ये जानी और जब मैंने मूवी में पाया कि हाँ भाई CGI इफेक्ट्स ना के बराबर है। और मूवी में एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि जब मैंने असली वाले ओपेनहाइमर और इस वाले ओपेनहाइमर, किलियन मर्फी वाले ओपेनहाइमर को कंपेयर किया, तो भाई साहब लिटरली सेम टू सेम। अगर लगाने बैठे अंदाज़ा तो 80% चीज़ें मिल रही हैं। शकल एकदम मिलाया जा रहा है, उनकी पर्सनालिटी मिलती जुलती लग रही है, उनकी शकल मिलती जुलती लग रही है। आवाज़ का जो चलन है ना, आवाज़ का जो फ्लो है ना, वो भी एकदम कॉपी टू कैट लग रहा है। अच्छी बात, क्या एक्टिंग की है किलियन मर्फी ने, मज़ा ही आ गया। 3 घंटे की मूवी और मुझे मज़ा आ गया, मैं सच्ची बताता हूँ। तो जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे एक चीज़ बहुत नोटिसेबल लगी, कलर टोन के यूज़ किया गया है। जब किलियन मर्फी की लाइफ दिखाई जा रही है तो कलर टोन येलो कलर की यूज़ हो रहा है। तो जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का दिखाया जा रहा है तो कलर टोन ब्लैक एंड वाइट यूज़ किया जा रहा है। और तो और जिस तरह से कलर टोन का यूज़ किया गया है, अच्छा लग रहा है, मूवी पर फिट बैठ रहा है, सेट बैठ रहा है। वही बात करते हैं अब एक्सप्लेनेशन की, कि जिस तरह से इन्होंने क्वांटम के बारे में हमें समझाया, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम इंजीनियरिंग के बारे में हमें समझाया है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया भाई साहब कि अगर तुम मूवी देखने जाओगे कि तुमको भी समझ में आने लगेगी धीरे धीरे वो क्या कह रहा है, किलियन मर्फी क्वांटम को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये तुमको समझ में आने लगेगा। इतना इजीली ढंग से समझाया गया है कि मज़ा आ रहा था भाई, मुझे समझ में आ रहा था। मैं ठहरा जीव विज्ञान का छात्र, मुझे समझ में आ रहा है। सोच रहे हो क्वांटम फिजिक्स समझ में आ रही है तुमको। लेकिन मुझे तब अच्छा लगा जब मूवी में और रियलिटी में जब पता चला कि किलियन मर्फी और ओपेनहाइमर दोनों ने भगवद गीता पढ़ी थी। ओपेनहाइमर ने बम बनाते समय भगवद गीता पढ़ी थी और किलियन मर्फी ने कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भगवद गीता पढ़ी थी। और तो और मूवी में भी इसका रेफरेंस है, संस्कृत वर्ड का रेफरेंस है, संस्कृत का रेफरेंस है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, मूवी में हमको जो फ्लो है ना, वो इतना मज़ा दिलाता है कि आप मूवी के साथ कनेक्ट हो जाओगे। 3 घंटे कब गुजर जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी मस्त तरीके से उसको जोड़ा गया है, उसे फ्लो किया गया है। एंड जो उसका आइकॉनिक सीन है यानी बम ब्लास्ट वाला, वो इतना रियलिस्टिक लगता है। 1 मिनट के लिए तो आवाज़ ही नहीं आती, पूरे थिएटर में सन्नाटा भाई, सब सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं, पूरे थिएटर में कोई आवाज़ नहीं, जरा सी बहुत सी लाइट और सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। और तो और जैसे ही आवाज़ आती है, वो फिजिक्स का एक नियम है ना कि पहले लाइट आएगी, आवाज़ बाद में आएगी, क्योंकि लाइट की रफ्तार तेज़ है और आवाज़ की रफ्तार कम है। तो जैसे ही पहले बम फटता है, पहले लाइट, उसकी कम से कम 20 सेकेंड बाद भाई साहब आवाज़ आती है। और आवाज़ ऐसी कि भैंस मेरा पिछवाड़ा हिल जाता है। वो समझ रहे हो कि आईमैक्स में देखने का जो फ़ायदा है ना, वो है आईमैक्स में देखने से वो एकदम ऐसा लगता है कि गांठ फट गई। समझ रहे हो, इतना मज़ेदार तरीके से जो दिखाया है बम ब्लास्ट को, रियलिस्टिक बम ब्लास्ट को। छोटा वो एटम बम कह सकते हो भाई साहब, छोटा एटम बम क्रिस्टोफर नोलन ने उसे एक बना दिया। नो CGI, नो विजुअल इफेक्ट्स, बना दिया छोटा बम ब्लास्ट। और इतना तगड़ा बम ब्लास्ट कि मतलब उस कम से कम 5 मिनट के फ्रेम को देखने के लिए पूरी पब्लिक जा रही है। सोच रहे हो, वो 5 मिनट का ही फ्रेम है, 10 मिनट का, उसे देखने के लिए पूरी पब्लिक जा रही है और भर भर के जा रही है। इतनी अच्छी तरीके से मूवी को बनाया गया है और बहुत अच्छी मूवी है भाई।
तो आप बात करते हैं स्टोरी और स्टोरी की इंटेंसिटी के बारे में कि जिस तरह से किलियन मर्फी और रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने अपना रोल प्ले किया। बाकी एक्टरों ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन इन दोनों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया और तो और बहुत अच्छी ढंग से इन्होंने पोर्ट्रे किया अपना रोल। अब आते हैं इस मूवी की मेन चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। एक इसकी और मेजर बात जो मैंने नोटिस की, सबसे मेजर बात कि किलियन मर्फी एक फिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट, समझ रहे हो, एक फिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट, लेकिन जब मूवी आगे बढ़ती रहती है और अपने क्लाइमेक्स की ओर पहुंचती है तो ये फिजिसिस्ट, ये क्लाइमेक्स, ये फिजिसिस्ट और ये स्पेशलिस्ट टूट जाता है। नागासाकी में बम गिरने के बाद जिस तरह से किलियन मर्फी ने पेन, अफसोस, दुख और जितने भी इमोशंस को पोर्ट्रेट किया, दिखाया, एकदम नेचुरल लगते हैं भाई साहब कि मुझे वो फील हो रहा है। इट्स मीन कि ऐसा लग रहा था कि भाई साहब किलियन मर्फी ने बम बनाया और फोड़ा है और उसको इस बात का अफसोस है कि उसके कारण इतने हजारों लोगों, लाखों लोगों की जान चली गई। कुल 2 लाख लोग मारे गए थे जापान में और उसको इस बात का अफसोस है, उसको इस बात का दुख है, उसको इस बात का दर्द है। वो दिख रहा है मूवी में, लिटरली उसको फील होता है। वहीं इसका एक जो फेवरेट डायलॉग है कि मैं ही काल हूँ, मैंने वो बना दिया है जो इस पूरे ब्रह्मांड को सर्वनाश की ओर ले जा सकता है। मैंने वो करके दिखा दिया है जो इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। मैंने वो बना दिया है जो हर एक जंग को यूं टाल सकता है। मैंने वो बना दिया है जिससे किसी की तार नहीं है कि किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा सके। मैंने वो बना दिया एटम बम। तो कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।